अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो वर्क क्या है? कॉमनली यूज इन डेली लाइफ। वर्क एक ऐसा वर्ड है जो कॉमनली हमारी लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये यूज़ होता है। हम अक्सर लोगों से कहते रहते हैं जी फ़लाँ बंदा अपना काम कर रहा है, जी फ़लाँ बंदे ने अपना काम किया, आप अपना काम कर रहे हो, किसान खेतों में काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क मतलब काम। काम जो है डेली लाइफ में ये वर्ड नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फिज़िक्स में जो है हम काम को कैसे डिफ़ाइन करें? तो फिज़िक्स में काम को डिफ़ाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं। फर्स्टली, नंबर 1, देयर शुड बी अ फोर्स, वहाँ पे एक फोर्स होनी चाहिए, एंड आल्सो देयर शुड बी अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिज़िक्स में डिफ़ाइन करते हैं कि देयर शुड बी अ फोर्स, एक फोर्स होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, फोर्स की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। देन वी विल से वर्क इज डन, फिर हम कहेंगे काम हुआ है। ठीक है, अब वर्क जो है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो हमने देख लिया कि वहाँ फोर्स होनी चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखना है कि फोर्स से वर्क बढ़ता है या कम होता है, और डिस्टेंस से वर्क बढ़ता है या कम होता है, तो ये देखना है हमने। तो इसके लिए हम ये जो एग्जांपल्स इनको स्टडी करते हैं। तो सपोज करें ये एक मैथ है और मैथ है 1 kg। तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, तो ये जो फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी अपनी इस पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस कर गई थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। ठीक हो गया। ओके, हमने कहा कि यहाँ इसने कुछ ना कुछ काम किया, क्योंकि बॉडी यहाँ से फोर्स लगी है और फोर्स की डायरेक्शन में ही जो है ना बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस की है। अब इस एग्जांपल में देखें, मैथ इतना ही है 1 kg। तो अब अगर मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो जब फोर्स लगेगी तो ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ गई थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। तो हम कहेंगे कि मैथ तो सेम है, लेकिन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट करवाने में हमें ज़्यादा काम करना पड़ा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस केस। तो यहाँ चूँकि डिस्प्लेसमेंट कम है, तो वर्क डन भी जो बॉडी ने, जो बॉडी के ऊपर जो काम हुआ है, वर्क डन ऑन द बॉडी, वो भी क्या है, कम है। और यहाँ पे चूँकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, तो वर्क डन भी ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ, जो वर्क है ना वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनर्जी होगी तो बॉडी जो है ना वो वर्क परफॉर्म कर सकती है, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखें ना, आपने एक बॉडी है, उसका मैस 1 kg है, आप उसको 1 मीटर डिस्प्लेस करके लाए हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो कम यूटिलाइज हुई है। ठीक है, तो वर्क डन भी कम हुआ है। और अगर वही बॉडी है, आप उसको ज़्यादा दूर लेके गए हैं, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाया है, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हुई है, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन ज़्यादा हुआ है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, अभी देखें ये कोर बॉडी, इसका मैस है 10 kg। ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, सपोज एफ फोर्स लगी है, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ आ गई थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। ठीक है, इसी तरह एक और बॉडी है, उसका मैस है 5 kg। ठीक है, अब इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो सपोज करें ये भी जो है ना 1 मीटर ही डिस्प्लेस करके इधर आई है। तो चूंकि यहाँ मैस कम है और यहाँ मैस ज़्यादा है, आप मुझे बताएं कि ज़्यादा मैस को डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मैस ज़्यादा है, तो बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो यहाँ एनर्जी यूटिलाइज ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब यहाँ वर्क डन ज़्यादा होगा है इस केस में। हालांकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। ऊपर वाले केस में हमने देखा कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करने पर एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, वर्क भी ज़्यादा होगा। लेकिन नीचे वाले केस में हमने क्या देखा कि जिसका मैस ज़्यादा हो ना, उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, और ज़्यादा फोर्स तभी होगी जब एनर्जी आप ज़्यादा आपकी यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में वर्क ज़्यादा होगा। हालांकि दोनों ने 1 मीटर ही कवर किया है, लेकिन मैस डिफरेंट है। जिसका मैस कम, उसको 1 मीटर डिस्प्लेस करने में जो है आपको एनर्जी कम यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन कम हुआ है। तो
तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या देखा, जिसका मैस ज़्यादा है उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो वर्क डन ऑन द मैस भी ज़्यादा होगा, और जिसका मैस कम है उसको डिस्प्लेस करने के लिए कम फोर्स यूटिलाइज होगी, और वर्क डन ऑन द फोर्स, वर्क डन ऑन द बॉडी या ऑन द मैस वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि ये वर्क करवा कौन रहा है, हु इज डन द वर्क, कौन वर्क करवा रहा है। तो हमने यहाँ वर्क का जो क्रेडिट है वो फोर्स को दिया है, फोर्स वर्क करवाती है, या एजेंट ऑफ फोर्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो वर्क इज डन बाय द फोर्स और एजेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमने क्रेडिट किसको दे रखा है, फोर्स को क्रेडिट दे रखा है हमने। ठीक है, या एजेंट ऑफ फोर्स को, ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट जो है फोर्स को माना गया। ठीक है, अब इस बात को समझें, ये फोर्स कैसे बोलेंगे और एजेंट ऑफ फोर्स कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज करें जी ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, तो इसको मैं अगर ज़मीन की सरफेस से यहाँ से छोड़ता हूँ, सपोज करें मेरे पास इधर बॉल है, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये नीचे फॉल किया है। ठीक है, तो ये नीचे क्यों फॉल किया है, क्योंकि इसको ज़मीन ने अपनी तरफ खींचा है, तो ज़मीन इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मैंने इधर दिखाई है, बॉल है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो बॉल नीचे मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ वर्क कौन करवा रहा है, हम कहेंगे यहाँ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वर्क करवा रही है। ठीक हो गया, और ये बात ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स डूइंग द वर्क। तो क्रेडिट किसको मिला, फोर्स को मिला, लेकिन फोर्स यहाँ कौन सी है, ग्रेविटेशनल। अब जरूरी नहीं हमेशा ग्रेविटेशनल हो, आपकी फोर्स भी हो सकती है, अप्लाइड फोर्स भी हो सकती है, किसी इंजन की फोर्स भी हो सकती है, ड्रैग फोर्स हो सकती है हवा की, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, नॉर्मल फोर्स हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है। ठीक है, तो हर एक केस में हमने देखना है कहाँ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डूइंग द वर्क हियर, इस केस में बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बात ऐसे भी कर सकते हैं। अब मुझे बताएं ये फोर्स आई कहाँ से, ये फोर्स किसने बनाई, ये तो ज़मीन ने बनाई है, तो एजेंट कौन हुआ, ज़मीन हुई। तो हम ये कहेंगे अर्थ इज डूइंग द वर्क, ज़मीन काम कर रही है। दोनों बातें ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। आप इसको, इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स डूइंग द वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क कर रही है, या ये कह सकते हैं अर्थ इज डूइंग द वर्क ऑन द बॉल। ठीक हो गया, अर्थ इज डूइंग द वर्क ऑन द बॉल। अर्थ कहाँ, अर्थ जो है वो काम कर रही है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। ठीक है, यहाँ ये बॉल है, ये नीचे ये डिस्प्लेस की है। ठीक हो गया, तो एजेंट कौन है यहाँ, अर्थ। ठीक है, और फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल। तो ये है वर्क इज डन बाय द फोर्स और एजेंट ऑफ फोर्स, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। यहां हमने क्या सीखा, अभी तक क्या सीखा कि जो फोर्स है हमारी, जो वर्क है हमारा, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ज़्यादा मैस होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा वर्क होगा, तो वर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तब भी वर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क जो है हमने दोनों का प्रोडक्ट बना लिया, वर्क को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बना लिया, प्रोडक्ट। ज़्यादा फोर्स होगी, ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज़्यादा वर्क। इस केस में देखें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, ज़्यादा वर्क। इस केस में देखें, इस केस में ज़्यादा फोर्स लगी है तो ज़्यादा वर्क, ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हुई है ना भाई आप बॉडी 10 kg बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हुई है, तो आपको यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखें, मैथ तो दोनों के सेम है, लेकिन आप एक बॉडी को ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हुई, तो यहाँ वक्त ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। ठीक हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जांपल पे। एग्जांपल, ये एक मैस है, उसको मैंने एक रूप के जरिए बांधा हुआ है, तो मैंने रूप को खींचा, रूप में फोर्स जनरेट हुई, एफ फोर्स। अब ये बॉडी जो है, अब देखिए फोर्स ना सारी की सारी फोर्स इधर है हॉरिजॉन्टल, ना ही सारी वर्टिकल है, बल्कि किसी एंगल थीटा के ऊपर फोर्स लग रही है। तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये बॉडी ए पोजीशन से बी तक डिस्प्लेस हुई। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी किया। अब मैं आपको पूछूं कि वह कौन कर रहा है, तो अभी भी पीछे सीखा है, वह कौन करता है, फोर्स करती है। तो बताएं यहाँ फोर्स कौन सी है, रस्सी में देख लें कौन सी फोर्स है, टेंशन की फोर्स होगी,
भाई आप टेंशन की फोर्स पुलिंग फोर्स है ना, तो आपने इसको रस्सी से ऐसे बांधा, ऐसे खींचा है, ठीक है, तो रस्सी में क्या जनरेट हुई, टेंशन फोर्स। कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, मैं एजेंट हुआ, और फोर्स कौन सी है, टेंशन, ठीक है। टेंशन फोर्स किसने बनाई, मैंने बनाई। तो यही जो फोर्स है ये टेंशन फोर्स है इस रस्सी में, इस लूप में जो मौजूद है। तो टेंशन फोर्स इज डूइंग द वर्क, या हम ये भी कह सकते हैं आई एम डूइंग द वर्क, क्योंकि मैंने ये फोर्स को बनाई है। टेंशन की फोर्स का एजेंट कौन है, मैं हूँ, तो मैं खींच रहा हूँ ना, ठीक है। तो एजेंट कौन क्या हुआ, आई एम, मैं हुआ, ठीक है। अब एक और केस सीखें। यहाँ मेरे पास सपोज करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज ये एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई मैस है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर को कर रहा है, और मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। तो आप मुझे बताएं इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन ऑन द ब्लॉक होगा, या ऑन द मैस होगा, या ऑन दिस सब्जेक्ट होगा? सोचें खुद ही, होना चाहिए कि नहीं। फोर्स किधर लगी है, इधर, तो वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, वो इधर कर रहा है। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से भी इधर मूव नहीं किया होगा। इस फोर्स की वजह से इधर मूव नहीं कर सकता। ये फोर्स किधर लग रही है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो इस तरफ तो वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, वो डिस्प्लेस इधर हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ। आप इसको फार्मूले से भी देख लें, क्या था फार्मूला बनाया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताएं ये फोर्स सारी किधर लग रही है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो सारी की सारी फोर्स ही एक्स में है, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो सारी फोर्स ही एक्स में है, तो वाई में कोई फोर्स है, वर्टिकल कोई फोर्स है। वेक्टर में पढ़ा था, अगर एक वेक्टर में पढ़ा था, अगर एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो ना, एक्स डायरेक्शन में हो, तो वाई में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, नल वेक्टर होता है, जीरो मैग्नीट्यूड। तो सारी फोर्स एक्स में लग रही है, तो वाई में इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड जीरो होगी, ठीक है भाई, जीरो हो गया। अब लगाएं वैल्यू, एफ वाई कितना है, इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डी ले ली, लेकिन इस तरफ तो फोर्स ही कोई नहीं है, जीरो फोर्स है, तो वर्क कितना हुआ, जीरो। तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं है इधर। समझ आ रही बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर कर रही है, तो इस तरफ बॉडी ने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। अब वह कैसी 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 क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन कैसी है, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, स्केलर वेक्टर, पर ये कौन सी है, स्केलर, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि देखिए स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आज जैसे मैथ्स है, तो आप कहेंगे जी 10 kg जो है ना फलां चीज़ का मैथ्स है, बात समझ आ जाती है। 10 kg जो है ना नमक दे दें, 10 kg जो है शुगर चीनी दे दें, तो बात दुकानदार को समझ आ गई है। अब ये तो नहीं कहेंगे 10 kg शुगर मशरक में दे दें, हम मारेगा पकड़ के, ठीक है। तो जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ऐसे ही आप वर्क के बारे में भी यही बात कह सकते हैं जी, 10 जूल वर्क हुआ है, बात समझ आ गई है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ बात समझ आ जाती है उसके मैग्नीट्यूड से, उसके मैग्नीट्यूड यूनिट कह लें, ठीक है ना। क्योंकि देखें वर्क जो है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और वर्क तभी होता है जब एनर्जी हो। तो बेसिकली अगर आप किसी मैस को डिस्प्लेस करते हैं, हैवी मैस है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी उसे डिस्प्लेस करने के लिए। और अगर आप ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस जी, अब आगे शुरू करते हैं। असल में सारा पढ़ा लिया था, तो बाद में देखा कि वो वीडियो बंद हुई है, तो आधी रिकॉर्ड हुई है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गई थी पहले पार्ट में, एनर्जी यूटिलाइज तक हो गई थी बात, ठीक है। यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखें तो वर्क का यूनिट क्या होगा, तो देखें फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो क्या यूनिट बने वर्क के, न्यूटन मीटर। इसी चीज़ को कंबाइन करके हम लोग जाउल कहते हैं, जे से लिखेंगे जाउल, ठीक है। तो जाउल कैसा यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है एसआई यूनिट। तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है, तो आंसर है जाउल।
लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्क का एसआई बेस यूनिट्स क्या हैं तो फिर जॉल नहीं है, फिर न्यूटन मीटर भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर हैं, देखें जो न्यूटन है, न्यूटन किसके इक्वल होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या है? मीटर। तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही बेस यूनिट्स, मतलब वो जो 7 यूनिट्स पढ़ते हैं ना बेस यूनिट्स, उनमें साथ में किलोग्राम भी होता है, मीटर भी होता है, सेकंड भी होता है, ये होते हैं। जूल होता है, उसमें नहीं होता, न्यूटन होता है, तो ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो हमने एसआई बेस यूनिट्स बतानी है, तो एसआई बेस यूनिट्स पूछे तो फिर ये बतानी है, ये बच्चों एसआई बेस यूनिट्स है। ठीक हो गया। अब डिफाइन करते हैं कि जूल किसकी इक्वल है, जूल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से बना लेते हैं, 1 जूल इक्वल होगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो यहाँ से डेफिनेशन बना लें, इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट डिस्प्लेस द बॉडी 1 मीटर, देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज सेड टू बी द 1 जूल। क्या बोला मैंने? इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट डिस्प्लेस 1 मीटर, देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज सेड टू बी द 1 जूल। ठीक है, ये 1 जूल की डेफिनेशन होगी। ओके, अब जो है इसके अलावा एक और यूनिट भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसको मैं ना इधर बताता हूँ। ठीक है, इधर से मैं रेस करने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें। ठीक है, तो देखें जी, जूल किसकी इक्वल है? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने जो है इसके सीजीएस यूनिट्स बतानी हो, हर दूसरा बंदा आगे देखता है। ठीक है, एक ही ये चल रहा है। अच्छा जी, देखें न्यूटन जो है फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो हमने बात करनी है सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं होता, डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। तो 1 न्यूटन मीटर जो कि फर्दर इक्वल है 1 जूल के। अब देखें 1 न्यूटन किसके इक्वल है? डाइन, मतलब डाइन कितनी है? 10 की रेज़ पावर 5 डाइन। हाँ, वो डाइन, ये दूसरे डाइन नहीं है, यूनिट है, फोर्स का यूनिट है डाइन। ठीक है, तो 1 लाख डाइने बने ना, मिले तो वो 1 न्यूटन बनता है, इतना खतरनाक न्यूटन है। ठीक है, और आगे क्या है? मीटर। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? सेंटीमीटर, 10 की रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों न्यूटन मीटर ये तो ऐसा यूनिट्स है ना, जूल भी ऐसा यूनिट है। तो डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और सेंटीमीटर ये भी लेंथ का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो अब देखें जो हमारे पास 1 जूल बनता है, ठीक है, वो बनेगा 10 की रेज़ पावर 7 पावर 2 पावर 5 और 2 ऐड हो गए 7, और डाइन और सेंटीमीटर मिलके बनाते हैं अर्ज। ठीक हो गया। तो आपसे ये चीज़ आपको एज एमसीक्यू भी पता होनी चाहिए। तो आपको पूछा जाए 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? अर्ज किसका यूनिट है? अर्ज वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन फैक्टर पूछ लिया जाए तो 10 की रेज़ पावर 7 है। तो 1 जूल में 10 की रेज़ पावर 7 अर्ज होते हैं। तो ये वाला यूनिट किसका है? एनर्जी या वर्क का। ये यूनिट किसका है? एनर्जी या वर्क का। ठीक है, और लेकिन ये यूनिट है एसआई में, एसआई सिस्टम में, और ये है सीजीएस सिस्टम में, ये फर्क है। ठीक है, इधर से बनता है। ओके, अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ। जो टॉपिक है हमारा पहला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये कांस्टेंट फोर्स क्या है। ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो वो कांस्टेंट फोर्स कहलाती है। ठीक है, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के बाद 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो तो फोर्स कैसी है? तो फोर्स बच्चों आपकी फिर कांस्टेंट फोर्स है। ठीक हो गया, तो यहाँ से डेफिनेशन बना लें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज या रिमेन सेम देन फोर्स इज सेड टू बी द फोर्स कांस्टेंट फोर्स। ओके,
अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट, और ये तो हम पहले सीख चुके थे, मैंने बताया था इधर कि प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ, जरूरी नहीं फोर्स और फोर्स का कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी वो बताता हूँ इधर से, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है, इनको क्या करवाना है, इनका प्रोडक्ट करवाना है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो दो बातें हम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड लेनी है डिस्प्लेसमेंट की और कंपोनेंट ऑफ फोर्स की, ये अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बात। मतलब फोर्स की, आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो ये अहम बात है इधर। तो देखें, जैसे ये मेरे पास फोर्स है, ये वाली, ये पहले मैंने जो किए थे, जो पहले नोट किया है, जो कि डिलीट हो गया है। अच्छा, तो इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट इधर बना, भाई ये फोर्स जो है, ना ही सारी फोर्स एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है। तो ये जो फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर लगी, ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके इधर आया, तो इसका मतलब इस फोर्स का कुछ इफेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा और कुछ इफेक्ट जो है वो वर्टिकल होगा। देखें, बॉडी ए से बी आई है, तभी आई होगी अगर फोर्स का कोई इफेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस फोर्स के हम लोग इफेक्टिव कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके हेड से, इस फोर्स के हेड से सीधी लाइन ऐसे गिराएंगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये बना, इसका नाम है एफ कॉज ऑफ थीटा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन के साथ आता है। तो एक कंपोनेंट ये बना एफ, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन के साथ, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कोस के साथ, तो एफ कोस थीटा। अब मुझे बताएं, जो एफ कोस थीटा है इसकी तो डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यही बात मैंने लिखी हुई है, अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लाइन कौन सी है, ये लाइन है ना, तो ये कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, ये एंटी पैरेलल भी फोर्स हो सकती है किसी केस में, जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है, तो उसके अलोंग द लाइन, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो उसकी फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो उसी लाइन के ऊपर फोर्स होनी चाहिए, वो इधर भी हो सकती है, ठीक है, और इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पे एफ कोस थीटा लेंगे, ठीक है। तो इसकी एफ कोस थीटा की मैग्नीट्यूड एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई डी, यही बात लिखी हुई है कि फोर्स जो है उसमें प्रोडक्ट आपने करवाना है मैग्नीट्यूड्स का, किसकी मैग्नीट्यूड्स का, डिस्प्लेसमेंट की, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। अब देखें, हमारे पास इसको ऐसे लिखा जा सकता है एफ डी कोस थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका, और फोर्स के दरमियान का एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये आया एफ डी कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में ये बात पढ़ी हुई है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो ए की जहाँ पे एफ है, बी की जहाँ पे डी है, और कोस थीटा एज इट है, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं ए डॉट बी, तो एफ डी कोस थीटा को कंबाइन करके लिखेंगे एफ डॉट डी, और ये डब्ल्यू, ठीक है। तो वह किसके इक्वल आया, एफ डॉट डी। तो यहाँ से वह की एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन निकलती है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे पहले मैंने बताया इधर बताता था। देखिए, वर्क स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि आप इसकी मैग्नीट्यूड से बात एक्सप्लेन सारी कर लेते हैं कि हाउ मच द एनर्जी इज यूटिलाइज टू परफॉर्म द पर्टिकुलर वर्क डन। तो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कुछ स्केलर क्यों है, तो आप कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमम वर्क की तरफ और मिनिमम वर्क की तरफ। तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत में हो गए। तो टेल टू टेल इन दोनों को मिलाएं, एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री। फिर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर है ना दोनों, ठीक है। तो फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। इफ इसको जो है डॉट प्रोडक्ट एफ और डी, इसको ओपन करेंगे दोबारा आ जाएगा एफ डी कोस थीटा, ठीक है। तो ये आया एफ डी कोस थीटा, और थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0 होता है 1, तो जवाब आ गया एफ डी। ये जो एफ डी है ना,
ये है आपका मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो मैक्सिमम इधर मैंने इधर भी एम एक्स लिख दे। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क क्या है एफ डी, तो एफ डी की जगह दोबारा से लिख सकते हैं डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स और कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस एंगल के ऊपर वर्क आपको मैक्सिमम का हाफ मिलेगा 60 डिग्री पे। ये जो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है ना, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, थीटा बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स बढ़ाने से क्या होगा, वर्क के ऊपर क्या वर्क का क्या आंसर होगा, किस एंगल के ऊपर वर्क कितना होगा, फलां वर्क के ऊपर एंगल कितना होगा। ठीक है, वर्क और फोर्स में जो ग्राफ बनाए कैसा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो है ना, ग्राफ रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम वर्क जो है किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम वर्क। तो मिनिमम वर्क जो है कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर जो वर्क है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ फार्मूले में पुट करें थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 0 तो वर्क 0, तो ये बच्चों आपका है मिनिमम। अब ये बात ऐसे भी समझे, जब लॉग बनाया था ना, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर सारे फोर्स इधर लगेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं इस फोर्स का y के अनुरूप कोई कंपोनेंट होगा, सारी फोर्स ही x में है तो y में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है y में। ठीक है, y एक्सिस में होगा, तो इसका मतलब है इसका y में कोई कंपोनेंट कोई वैल्यू नहीं, तो 0 वैल्यू तो वर्क कितना होगा 0 होगा। तो इस फोर्स की वजह से y में कोई वर्क डन नहीं है, वाई में कोई फोर्स ही नहीं है, ये तो फोर्स ही एक्स में लग रही है। तो ये बात इसलिए मैंने इधर भी लिखी हुई है कि आपने फोर्स वो लेनी है जो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये वाली जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस लाइन के अलोंग तो नहीं है ये फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स इधर लग रही है ना, हमने तो इस लाइन के अलोंग लेनी है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग देखनी है कौन सी फोर्स है। इधर कोई भी फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स लग रही थी सपोज। ठीक है, तो जो है वाई कंपोनेंट यहाँ 0 है, तभी 0 हुआ, तो 0 वर्क डन। तो इस फोर्स की वजह से वाई में कोई वर्क डन नहीं है, वाई एक्सिस में कोई वर्क डन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर है। तो आप इसको ऐसे भी समझ लें यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 90 डिग्री, भाई ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो cos 90 0 होता है। ठीक है, ये देखें cos 90 0 वर्क डन आ गया, वैसे समझ ले। ठीक है, अब बात करते हैं केसेस की। वर्क डन ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अब ग्रेटर देन 0 होता वर्क कब है, तो इसमें फार्मूले में देखिए cos का फंक्शन है, cos अपना आंसर पॉजिटिव कब देता है, जब cos 0 लेस देन 90 डिग्री हो, 0 से ज़्यादा हो और लेस देन क्या हो 90 डिग्री। तो जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क से क्या मुराद है, ये बॉल है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ, तो मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो एंगल जो है वो जो भी है 90 से कम ही है। इधर को फोर्स लगा रहा हूँ और इधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट तो 0 डिग्री मान लें, जो कि 90 से कम है, तो मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क किया। तो अब क्या है, ये बॉल मूव करना शुरू हो गया है, तो इसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई है। तो पॉजिटिव वर्क से मुराद है पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बॉडी, मीन्स आपने बॉडी की जो एनर्जी है वो बढ़ा दी है। ठीक है, तो यही बात लिखी, एरो ऊपर लगाया गया इसी वजह से लगाया गया। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क करते हैं जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, तो वर्क क्या है पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वर्क से मुराद है एनर्जी का बढ़ना। ठीक है, नेगेटिव वर्क से क्या मुराद है, नेगेटिव वर्क पहले होगा कब, जब वर्क के आंसर 0 से कम होंगे। ठीक है, नेगेटिव जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोज है, इसमें जो कोज है ये नेगेटिव होगा। समझ आ रही ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोज नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जो एंगल देखते हैं वो दो वेक्टर्स के दरमियान देखते हैं, और दो वेक्टर्स में जो एंगल है वो टेल टू टेल देखते हैं, और वो एंगल जो है एक स्मॉलर लिया जाता है, दूसरा वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही बात करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क से क्या मुराद है, आपने बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज कर दी है। फॉर एग्जांपल ये बॉल आता है और मैं आगे से कैच करता हूँ, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था और मैंने आगे फोर्स कैच किया,
फोर्स इसके ऑपोजिट लगाई तो एंगल हो गया 180 डिग्री जो कि 90 से ज़्यादा है। तो मैंने इसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन किया। अब नेगेटिव वर्क डन से मुराद इस बॉल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कम होगी। कैच कर लिया, बॉल रुक गया, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन से क्या मुराद है, एनर्जी का डिक्रीज करना, और पॉजिटिव वर्क डन से मुराद है एनर्जी का बढ़ना। अब ज़रूरी नहीं कि काइनेटिक ही बढ़े, पोटेंशियल भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखें, अब ना ही वर्क डन 0 से ज़्यादा है ना ही 0 से कम है, बल्कि एग्जैक्ट 0 की इक्वल है। तो फिर थीटा क्या होना चाहिए, खुद ही देखें। थीटा ना ही 90 से कम है ना ही 90 से ज़्यादा है, बल्कि 90 का अगर इक्वल हो तो तब क्या है, वर्क 0 होगा। ये बात इधर भी की है, जब थीटा 90 होता है cos 90 0 वर्क 0। अब मुझे बताइए एनर्जी बढ़नी चाहिए या नहीं। पहले केस में बढ़ रही थी, इधर कम हो रही थी, तो ऑब्वियस बात इधर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रही है, एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो 0 वर्क से मुराद है बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट। अब 0 वर्क कब कब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे तो वर्क 0 होगा, ज़रूरी नहीं है। वर्क 0 90 डिग्री ठीक है, थीटा 90 डिग्री पे वर्क 0 होता है। अब ज़रूरी थोड़ी हमेशा 90 ही एंगल हो, ठीक है, एंगल कोई और भी हो सकता है, लेकिन कुछ और तरीके भी हैं जिनसे वर्क 0 हो सकता है। जैसे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, क्या हो जाए, नेट फोर्स 0, तब नेट फोर्स जब 0 होगी तब वर्क 0 होगा। बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है तब भी वर्क 0। देखिए नेट फोर्स जब 0 तो एक्सेलेरेशन ऑटोमेटिकली जो है 0 होगा। नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलेरेशन 0, तो नेट एक्सेलेरेशन 0 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या उसकी एनर्जी कांस्टेंट। समझ आ रही बात। एक लास्ट और इसमें पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब भी वर्क 0 होगा। तो वर्क 0 कैसे कैसे हो सकता है, फोर्स के 0 होने से वर्क 0 है, एंगल 90 डिग्री होने से वर्क 0 है, एक्सेलेरेशन के 0 होने से वर्क 0 है। मैं कहूँ एक बॉडी है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बताएं